हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि थर्ड चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, आपने पढ़ा था कि हम जब तत्वों की बात करते हैं तो तत्वों को फिर अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है तीन मेन ग्रुप्स में, धातु, अधातु और उपधातु। उन्हीं धातु और अधातु के बारे में बात कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ ली थी, यानी कि भौतिक गुण क्या क्या हैं धातु में और अधातु में। धातु को आपने पढ़ा, अघातवर्ध्य है, तन्य है, विद्युत और ऊष्मा की चालक है, इसके अलावा कठोर है। यहाँ पर ठोस अवस्था में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। एक्सेप्शन आपने सब जगह देखे, वो आपको बताए गए थे। लस्टर शाइन एक होती है, यानी एक अलग प्रकार की चमक धातुओं में होती है। डेंसिटी, घनत्व ज्यादा होता है। अलॉय फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी कि मिश्र धातु बनाने की इनकी प्रवृत्ति होती है। सोनोरस होते हैं, धातुओं में एक अलग प्रकार की साउंड क्रिएट करने की प्रॉपर्टी होती है, या ये अलग प्रकार की एक ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं जिसको सोनोरिटी या ध्वन्यता कहा जाता है। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा था धातु के बारे में। अधातुएं क्या हैं? जितनी सारी प्रॉपर्टीज धातुओं में पढ़ी, ठीक उसके विपरीत अब आप किस में पढ़ेंगे? अधातुओं में पढ़ेंगे। यानी आघातवर्ध्य नहीं है, यानी भंगुरता का गुण है। तन्य नहीं है, यानी कि पतली तार नहीं बनाई जा सकती। चालकता का गुण नहीं है। एक्सेप्शन आपने हर जगह देखे हैं तो वो ध्यान में रखने हैं, लेकिन सामान्य जो गुण हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। लस्टर शाइन किसी भी प्रकार की नहीं है, यानी चमक नहीं है। डल है अपीयरेंस में, साथ ही कोमल है, कठोर नहीं है। और फिर से एक्सेप्शन यहाँ पर भी आएगा जब आप कार्बन के हीरे, एक अपरूप हीरे की बात करते हैं जो कि कठोरतम आपके पदार्थों में आता है। इसके अलावा कुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के, ये आपने पढ़ा है। साथ ही साथ सोनोरिटी जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यानी धन्यता जैसा गुण यहाँ पर कोई नहीं है। गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, डेंसिटी कम होती है इनकी। फिजिकल स्टेट आपको ठोस के अतिरिक्त आप गैसीय अवस्था में भी ये मिलेंगे, और एक्सेप्शन फिर से आप यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी धातुओं में। देन हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आए थे आपके, यानी रासायनिक गुण क्या होंगे। अब धातु किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया कर रही है और अभिक्रिया करने पर आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले धातु को हवा में आप खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? तो आपने पढ़ा जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो धातु क्या करती है, वायु के संपर्क में आने पर, यानी जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, कैल्शियम जैसी धातुओं की बात करते हैं, इसीलिए उनको मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। ये भी आप यहाँ पे पढ़ते हैं। देन सेकेंड कैटेगरी आती है मीडियम, जिनकी रिएक्टिविटी होती है, यानी मध्य की अभिक्रियाशीलता होती है। वो धातुएं धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। और जो सबसे निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जैसे आप गोल्ड की बात करते हैं, प्लेटिनम की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं या अप्रभावित रहते हैं, ऐसा आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। और जब भी आप अभिक्रिया की बात कर रहे हैं कि धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, तो आपका धातु का ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यानी धातु जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। ओके, इसमें आपने बहुत सारी यहाँ पर अभिक्रियाएं देखी थी। उभयधर्मी ऑक्साइड, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक आपने पढ़ा था धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि क्षार जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, ये आपने पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल के साथ तो अभिक्रिया कर ही रहे हैं, लेकिन क्षार से भी अभिक्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे। ऐसे ऑक्साइड्स को क्या कहा मैंने, ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करेंगे और दोनों से अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनाएंगे, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आप पढ़ते हैं, जिंक का ऑक्साइड पढ़ते हैं, टिन पढ़ते हैं, आप बेरिलियम पढ़ते हैं, तो ये सारे आपके उभयधर्मी ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, ये हमने पढ़ा था। देन रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यानी अभी जल से कोई आपकी
कोई धातु अभिक्रिया कर रही है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जल के साथ बहुत सारी अभिक्रियाएं अलग अलग जल के अलग अलग रूपों में देखते हैं, यानी कि अलग अलग तापमान पर देखते हैं। जब ठंडा जल होता है तो कुछ आपके जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं फिर से वो क्या करती हैं, आपकी जल ठंडे जल से, यानी ठंडा पानी है जो कम तापमान है जिसका, उससे भी अभिक्रिया कर लेती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं कर रही है बल्कि वो स्टीम यानी आपका भाप जो बनती है जो बहुत ज्यादा गर्म होती है उससे अभिक्रिया करती हैं। तो यानी यहाँ पर आपने सारी अभिक्रियाएं देखी, जैसे सोडियम जैसी धातु है आपकी या पोटेशियम जैसी धातु है, वो आपकी ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या दे रही हैं, संगत उनके हाइड्रोक्साइड बना रही है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, देन आपने बोला मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जैसी धातुएं आपकी क्या करती हैं, गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। और यहाँ पर मैग्नीशियम आपने देखा कि गर्म जल से अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन भाप के साथ जब आप देखते हैं तो आयरन और एल्यूमिनियम जिंक भी आपका क्या करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है, ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक है ना, तो ये सब हमने पढ़ चुके थे। देन जब आपका कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी, ये आपने एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर में भी पढ़ा है कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो संगत उसका लवण बनेगा धातु का और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो जल से अभिक्रिया कर रहा था तब भी आपने क्या बोला, एक तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, कहीं कहीं पर ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस अवश्य निकलेगी। ठीक है ना, या बनेगी आप कहेंगे। यहाँ पर भी धातु आपका किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आपका एक तो धातु का लवण बनेगा और दूसरा साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इतने सारे एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखे जहां पर अलग अलग धातुएं आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं, वहां पर आपने क्या बोला कि साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है और क्या हो रहा है, ये आपके लवण बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कल आपको सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सोडियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करके दिखाया। तो सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर रही है तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, सोडियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो सोडियम सल्फेट बन रहा है। क्लियर, तो इतना आप लोगों ने यहाँ पढ़ा था। देन हमने बात की थी कि आपकी कोई भी जो धातु है वो जब धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, तो वहां पर आपने देखा था कि धातु जब किसी धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो जो दोनों धातुएं हैं, एक जो सिंगल अकेले है धातु के रूप में और दूसरा जो धातु का लवण बना रही है, क्लियर, जो अपने लवण के रूप में पाई जा रही है, दोनों धातुओं की हम क्रियाशीलता देखते हैं। जो अधिक अभिक्रियाशील होगी वो दूसरे को उसके लवणीय विलयन से पृथक कर देती है, यही होता है। अगर जो डाली जाने वाली धातु है जो अकेले है वो जो धातु का लवण है उसमें पाई जाने वाली धातु से क्या है, कम अभिक्रियाशील है, तो फिर वो पृथक नहीं कर पाएगी या विस्थापित नहीं कर पाएगी। ये आपने विस्थापन अभिक्रिया में भी पढ़ा था जब मैंने आपको अभिक्रियाशीलता पूरी बताई थी। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का आपका सोल्यूशन था, CuSO4 का नीला आपका विलयन था जिसमें आपने क्या डाली, लोहे की एक कील डाल दी, यानी आयन आपने उसमें डाला है। तो आप क्या देखते हैं कि ये नीला जो सोल्यूशन है ये ग्रीन हो जाता है और जितनी भी कॉपर सल्फेट में कॉपर थी वो सारी कहाँ डिपॉजिट हो जाती है, इस आयन नेल पे डिपॉजिट हो जाती है और यहाँ का आयन आपका सोल्यूशन में चला जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, जो आयन था आपका उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया उसकी जगह से, यहाँ से उठा करके उसने उसको अलग कर दिया। और ऐसा वो कब कर पाया, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब ये इससे अधिक स्ट्रांग होगा, जब कोई दूसरे से ज्यादा स्ट्रांग होगा तभी वो उसको उसकी जगह से हटा सकता है। यहाँ पर स्ट्रांग होने से क्या मतलब है, अधिक अभिक्रियाशील, मोर रिएक्टिव। ओके, तो आप क्या बोल सकते हैं, आयन जो है आपका वो अधिक अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू कॉपर। दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, आयन आपका कॉपर को विस्थापित कर रही है, अलग हटा रही है और अपना सोल्यूशन बना रही है। ठीक है, ये यहाँ पर हो रहा है। सेम अगर आप इसको ना देखें और आप कहें कि आपके पास आयन का सॉल्ट सोल्यूशन था जिसमें आपने कॉपर को ऐड किया, अब क्या हुआ, आप तो पहले ही बता चुके हैं ना कि आयन हमारी क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। ओके, यानी इसी लाइन को आप क्या बोल सकते हो, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयन, यानी कि
कॉपर आपकी कम अभिक्रियाशील है आयन के कंपैरिजन में, या आप क्या बोल सकते हो, कॉपर आपका कमजोर है, उसकी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप स्ट्रॉन्ग वाले केस में चल रहे हैं जो हमने एग्जांपल लिया था पहले, तो आप क्या कहेंगे कि कॉपर चूंकि कमजोर है यानी कम अभिक्रियाशील है, तो वो इसको आयन को यहाँ से विस्थापित नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यानी ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलेगी, समझ रहे हैं। एक डायरेक्शन में चलने का मतलब क्या है कि आयन तो कॉपर को हटा सकता है लेकिन कॉपर आयन को नहीं हटा सकता है। और ये हमने कहाँ देखा था बच्चे, ये हमने इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था, जहां पर हमने कहा था कि जो आपकी धातुएं हैं या जो तत्व हैं उनको उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। तो इस प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर से क्या समझते हैं कि जो ऊपर के धातुएं हैं या ऊपर के तत्व हैं वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील हैं, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो रिएक्टिविटी यानी जो आपकी सक्रियता है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो इस अकॉर्डिंग क्या समझ में आता है, पोटेशियम जो आपकी है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। और ये आप जब पढ़ रहे थे धातुओं के भौतिक गुण, वहां पर भी मैंने आपको बताया था, पोटेशियम से नीचे जितनी भी धातुएं हैं इनके अगर सॉल्ट सोल्यूशन आएंगे तो पोटेशियम हर किसी को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, समझ रहे हैं। वहीं पर पोटेशियम का अगर सॉल्ट सोल्यूशन है कहीं पर, उसमें से पोटेशियम को इनमें से कोई भी विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारी जो धातुएं हैं यहाँ पर वो पोटेशियम से क्या है, कम अभिक्रियाशील है। क्लियर है। इससे पहले आपने कॉपर और आयन का एग्जांपल लिया था, ठीक है ना, वो देख लीजिए। आपने क्या कहा था कि हमारे पास कॉपर का सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, लवणीय विलयन है किसका, कॉपर का, तांबा जिसे आप कहते हैं, इसका लवणीय विलयन था, इसमें आपने आयन ऐड किया। तो देखो आयन कहाँ है बच्चे, आयन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। ऊपर से क्या समझते हैं यहाँ पर कि इसकी अभिक्रियाशीलता, ये आयन है आपका Fe और ये कॉपर है Cu, ठीक है ना, ये आपका अधिक अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू दिस। इसलिए इसने क्या किया, इसको हटा दिया। वहां पर क्या हो रहा था आपका, CuSO4 प्लस Fe आप कर रहे थे, ठीक है ना। तो चूंकि आयन ऊपर है, कॉपर से ऊपर है ना, इसका मतलब क्या है कि आयन की जो अभिक्रियाशीलता है वो कॉपर से अधिक है। लोहा अधिक अभिक्रियाशील है किसकी तुलना में, तांबे की तुलना में। इसलिए ये क्या कर रहा था, इसको यहाँ से विस्थापित कर रहा है। तो Cu आपकी अलग हो रही थी, FeSO4 आपका अलग बन रहा था। क्लियर है। वहीं पर अगर मैं कहूं कि यहाँ पर FeSO4 का सोल्यूशन है और उसमें Cu को डाला जा रहा है सबको, अब क्या होगा, तो अब कुछ नहीं होगा, रिएक्शन आपकी आगे प्रोसीड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, कॉपर आपका नीचे आ रहा है, यानी कि कॉपर की अभिक्रियाशीलता कम है आयन के कंपैरिजन में। जब अभिक्रियाशीलता कम हो गई, इससे क्या तात्पर्य है कि ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, कॉपर आपका आयन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। ये आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ते हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, वो अपने से नीचे वाले किसी भी धातु के लवणीय विलयन से उसको पृथक करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर आयन को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, यानी इसकी अभिक्रियाशीलता कैसी है, कम है, ठीक है, और आयन की अभिक्रियाशीलता कैसी है, ज्यादा है। इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने। इसके अलावा आप किसी भी और तत्व की अगर बात करते हैं, जैसे जिंक को ले लेते हैं हम लोग, कि हमारे पास जिंक है और हमारे पास कॉपर है, ठीक है, तो फिर से वही आ गया, क्योंकि जिंक ऊपर है तो जिंक क्या करेगी, कॉपर को तो विस्थापित कर सकती है, लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। अब आप बताइए जिंक को कौन विस्थापित कर सकता है, जिंक को एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी जितनी भी धातुएं ये विस्थापित करने की क्षमता रखती है। क्यों? क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता जिंक से अधिक है, समझ रहे हैं। वहीं पर जिंक जो है इन सभी को, जो उससे नीचे आ रहे हैं, आयन हो गया, लेड हो गया, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी को विस्थापित करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपने वहां पर पढ़ा था जब आप टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे, और यहाँ पर भी ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका टॉपिक था क्या, धातु का
धातु के लवण के साथ अभिक्रिया होगी जब, तो क्या होगा, ठीक है। धातु की रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, रासायनिक आप गुणों में उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं, जहां पर सबसे पहले ऑक्सीजन से कराया, जल से कराया, अम्ल से कराया, अब किससे कराया, धातु के लवण से कराया। तो आपने बोला जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम अभिक्रियाशील धातु को उनके लवणीय विलयन से पृथक करने की क्षमता रखती हैं, और ये अभिक्रियाशीलता हम कहां से लेकर चल रहे हैं, उनके जो रिएक्टिविटी सीरीज है उससे लेकर चल रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु तथा अधातु के मध्य अभिक्रिया। क्लियर है? कोई भी जो आपका तत्व होता है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि वो अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है। अष्टक का मतलब क्या है, जो भी उसके निकटवर्ती नोबल गैसेज होंगी, उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय निष्क्रिय गैसेज जिन्हें आप बोलते हैं, उनके समान विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है हर एक तत्व। समझ रहे हैं? हर एक तत्व अपने निकटवर्ती जो भी उत्कृष्ट या अक्रिय गैसेस हैं उनके समान विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है, बेसिकली अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है। यानी या तो वो हीलियम के समान विन्यास प्राप्त करेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, या फिर क्या करेगा, आपके सबसे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने का प्रयास करता है। अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, देन उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं, हमें पता है। जब भी हम उत्कृष्ट गैसों की बात करते हैं तो अक्रिय निष्क्रिय, यानी क्योंकि उनका अष्टक पूरा रहता है तो वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि उनका अष्टक पूरा होता है। अन्य तत्व भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, त्याग करेंगे, यानी उनका दान करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या करना है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो या तो मैं किसी से इलेक्ट्रॉन ले करके 8 पूरे कर लूं, या फिर इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके अपने अष्टक पूरा कर लूं। तो यही उनकी प्रवृत्ति होती है। जब आप धातुओं को के बारे में बात करते हैं तो धातुओं की प्रवृत्ति होती है पॉजिटिव आयन बनाने की, धनात्मक आयन बनाने की, यानी इलेक्ट्रॉनों को दान करने की। ठीक है, और अधातुओं में प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की। चूंकि दोनों की प्रवृत्तियां एक दूसरे के विपरीत हैं, धातु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अधातु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसी लेन देन के कारण इनके बीच में क्या होता है, एक बंध बनता है जिसको आप आयनिक बंध बोलते हैं, और उन आयनिक बंधों के कारण जो पूरा कंपाउंड बन रहा है उनको आप क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, Na और Cl का, Na आपकी क्या है, धातु है सोडियम, और Cl यानी कि क्लोरीन, ये है आपकी धातु मेटल, और ये क्या होता है, अधातु होती है। क्लियर? सोडियम जब उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था का मतलब क्या है, जब उसने ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है ना किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, उस स्थिति में उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यही होता है। और उदासीन अवस्था में अगर लिख लूं मैं, बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर? तो सब कुछ क्या है, इक्वल टू 11, 11 होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक, उसमें प्रोटॉनों की संख्या, और उदासीन अवस्था में जितने प्रोटॉन हैं, यानी जितना धनावेश है वहां पर उतना ही ऋणावेश होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सब कुछ क्या हो गया, 11 हो गया। क्लियर है? यानी प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वही होगा, परमाणु क्रमांक बराबर
प्रोटॉनों की संख्या p+b आप लिख सकते हैं इसको, बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 70। 17 होता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। उदासीन अवस्था में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी वो भी कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 2n² के फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, 2n²। 2n² का फॉर्मूला याद है, जब आप कोशों में इलेक्ट्रॉनों को भर रहे थे, K, L, M, N, ऐसे आप इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं अलग अलग कोशों में, तो 2n² का फॉर्मूला लगाते हैं। 2n² के फॉर्मूले से पहले कोश में K, सबसे पहला कोश K, उसके लिए 2n² का वैल्यू, देखो पहली कोश है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी पहली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। देन L, फिर से 2n² का फॉर्मूला लगाएंगे। अब L के लिए यानी सेकंड जो कोश है उसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ओके, कितना हो गया टोटल, 8 हो गया, क्लियर। देन M के लिए निकालेंगे, इसी तरह से N, O, P सबके लिए आप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, 2n² के फॉर्मूले से हम कोशों में आपके इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, ठीक है ना। तो कोशों में इलेक्ट्रॉनों को फिल कर रहे हैं, K कोश है, L कोश है, M कोश है, ठीक है ना। K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब कितने बचे, 11 में से 2 माइनस कर दो, 9 बच गए, ठीक है। अब 9 में से L में हमने कितना बोला था, 8 आएंगे आपके, कितने हो गए, अब 2 और 8 10 हो गए। अब कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो किस में आ जाएगा, आपका M वाले में आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कोशों के लिए 2 8 1 का हो गया। यानी अगर हम इसका संरचना देखें तो इस प्रकार से ये नाभिक हो गया, या पहली कोश है, ये दूसरी कोश है, ये तीसरी कोश है, ठीक है। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तीसरी में क्या बचा, 1। ये हो गया 2 8 1। अब बात किसकी करते हैं, इसकी करते हैं, क्लोरीन की। क्लोरीन में कितना है, 17। इसके लिए भी क्या लेंगे, K, L, M, इस तरह से लेंगे। K में आपके 2 ही आएंगे, इसके भी। L में कितने आ जाएंगे, 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10। M में कितने आ जाएंगे, अब बचे हुए 7, क्लियर है। दोनों ही अगर आप तत्वों को देखो, ठीक है, ये एक धातु है, ये एक अधातु है, ये एक धातु है, दोनों में ही देखो तो 3 कोश है, 3 KLM, 3 कोश है, ठीक है। इसके लिए भी संरचना बनेगी। तो ये आपका नाभिक हो गया, जहाँ क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और ये तीसरा कोश, ठीक है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तीसरे में आपके कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो इस तरह से आपने दोनों की संरचनाएं बना दी। अब बच्चे यहाँ पर होता क्या है, हमने क्या बोला, जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, और अधातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करता है, या तो वो शेयरिंग करेगा, आपस में साझेदारी करेगा, उससे अपना अष्टक पूरा करेगा, या फिर जहां शेयरिंग नहीं हो पा रही है वहां वो क्या करेगा, लेन देन करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा उससे ग्रहण करेगा। यहाँ पर होता यही है, देखो 2 8 1, 11 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज 11, और 11 ही आपके क्या है, निगेटिव चार्ज। यहाँ पर हमने अष्टक पूरा करने का मतलब क्या है, सबसे बाहरी जो कोश होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन लाने,
अष्टक का मतलब क्या है, जो सबसे बाहरी कोश है उसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे बाहरी कोश ये वाली है अभी तक के लिए, इसमें हमें 8 लाने हैं, 8 करने पूरे, तो 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसी भी आपके कोई भी जो एटम होता है उसके लिए इतनी ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉनों को लाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? 7 और इलेक्ट्रॉन लाएगा, दैट मीन 7 और निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहेगा ना, 11 ही। समझ रहे हैं? तो उतना ज्यादा एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतने ज्यादा नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि 7 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ पाए। इससे ज्यादा आसान क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर दे, उसको निकाल दे बाहर। फिर हमने क्या कहा था, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो जब ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो ये पूरी कोश हट गई। अब बाह्यतम कोश कौन सी हो गई, एल वाली हो गई, तो वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा हो गया। तो यही यहाँ पर होता है, क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है। क्लियर? अब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटॉनों की संख्या अभी भी कितनी है, 11 ही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, पहले 11 थी, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो 10 हो गया। तो देखो, अब आप देखो पॉजिटिव पार्ट कितने हैं, 11, और निगेटिव पार्ट कितने हैं, 10, यानी प्रोटॉनों की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। तो ये जो एक पॉजिटिव पार्ट आपका एक्स्ट्रा है, या एक प्रोटॉन जो आपका एक्स्ट्रा है, इसी को आप कैसे दिखाते हैं, इसी को आप Na पॉजिटिव करके दिखाते हैं। यानी इसमें एक पॉजिटिव जो पार्टिकल है, या आप क्या बोलोगे, एक प्रोटॉन जो है वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हैं? अब इस Na पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, K में आपके 2 और L में आपके 8, M वाली कोश तो हट गई। क्यों? क्योंकि उसने वो एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, दान कर दिया। क्लियर है? अब इसका विन्यास कैसा हो गया, अब इसका विन्यास हो गया पहली कोश और दूसरी कोश, बस 2 ही कोश रह गए Na पॉजिटिव के लिए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चे? ठीक है, समझ आ गया? कुछ नहीं हुआ, सोडियम ने बस एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, दे दिया किसी को। ठीक है, अभी हम देखेंगे किसको दिया है। जब उसने वो एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था इस कोश में, तो जब वो भी चला गया तो हमने ये कोश ही हटा दी। ठीक है, अब कोश बनेगी नहीं जब इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन होगा तब आपकी कोश बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब 2 ही कोश रह गई, 2 8 जिसका विन्यास हो गया, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है अब उसमें टोटल। Na पॉजिटिव आयन में आयन डेवलप हो गया, आयन बन गया ना। आयन क्या होता है आपका, जब आप कहते हो कि उसमें ऋणावेश या धनावेश आ गया है। ठीक है ना? इसके बाद अब क्या होगा, जो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ चले जाएगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा पॉजिटिव, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 पहले से थी, एक उसने ग्रहण किया, 18 हो गया। इसलिए अब Cl क्या दिखाएगा, निगेटिव दिखाएगा। ओके, Cl निगेटिव हो गया। अब इसके लिए KLm, इसकी तो अभी भी 3 ही कोश है, तो क्या हो जाएगा, 2 8, और जो पहले ये 7 था, एक और इलेक्ट्रॉन चूंकि आ गया है तो 8 हो जाएगा, 2 8 8। क्लियर है? इसका विन्यास अब कैसा हो जाएगा, इसमें तो अभी भी आपके 3 ही कोश हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन की जो क्या हुई, लेन देन हुआ इनके बीच में, यानी
सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को दिया, और इससे दोनों का स्टक पूरा हो रहा है और इस प्रकार से दोनों के बीच में आयन डेवलप हुए। यहाँ पर पॉजिटिव आयन डेवलप हुआ, यहाँ पर आपका नेगेटिव आयन डेवलप हुआ। आयन डेवलप होने के कारण आयनिक बंध बनेगा और आयनिक बंध बनने से इसको आप क्या कहा जाएगा, आयनिक कंपाउंड कहा जाएगा, जो कि क्या होगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि धातु और अधातु के बीच में विक्रिया कैसे हो रही है। यहाँ तक आपको अच्छे से तैयार करना है। और भी कोई आयनिक कंपाउंड दिखता है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। आने वाले सेशन में NaCl के बारे में कुछ और बातें करेंगे और आयनिक जो आपके यौगिक बनते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।